हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दीपेश कुमार है और हाल ही में अभी मेरे साथ एक ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हुआ क्या कि कोई एक संस्था थी, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और लगभग उसमें 40 से 45 मज़दूर थे और 20 से 22 के करीब मिस्त्री थे और उनका एक सुपरवाइज़र था। तो उनके साथ में मेरे को भी काम करने का मौका मिल गया। तकरीबन 10-15 दिन मेरे को उनके साथ में काम करने का मौका मिल गया। तो 8-10 दिन निकल गए तो उनसे दुआ सलाम होती थी, उनके सुपरवाइज़र से बातचीत होती थी, तो थोड़े से खुल गए थे, तो बातचीत होने लग गया था। तो हुआ क्या कि 10 मिनट बाद ही उनका चाय का ब्रेक हो गया। तो उन्होंने मेरे को चाय ऑफ़र किया, तो मैंने बोला जी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो उन्होंने बोला जी नहीं, कोई मैटर नहीं है, आप लीजिए चाय। तो उनमें जो एक मज़दूर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि जी आप कहाँ से हैं। तो मैंने उनको एड्रेस बताया जी मैं यहाँ से हूँ। फिर उन्होंने एक जो मिस्त्री था उन्होंने पूछा कि जी आप क्या करते थे पहले। तो मैं बोला कि जी मैं पहले आर्मी में था और अब मैं 2-2.5 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट हो गए। जो उनके सुपरवाइज़र थे उन्होंने मेरे को ऐसे ही मजाक में पूछ लिया। तो जी बोला 2-2.5 साल हो गए आपको, तो आप सिविल में लायक सिविलियन है या नालायक सिविलियन है। तो मैंने जी बोला कि जी मैं पिछले साल तो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया और इस साल मैं थोड़ा लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि जी इन्होंने तो मेरा इंटरव्यू ले लिया, तो अब मेरा नंबर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनसे कुछ पूछूं। तो मैंने उनसे पूछा, एक ऐसे मिस्त्री बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मिस्त्री साहब आपकी तनख्वाह कितनी है। तो उन्होंने बताया कि जी मैं पूरा दिन लगाता हूँ तो मेरे को तकरीबन 700 रुपये मिल जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ मज़दूर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपकी तनख्वाह कितनी है। तो वो बोले जी मैं तकरीबन पूरा दिन लगा के और मेरे को 400 रुपये मेरे को मिल जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सुपरवाइज़र से पूछा जी आपकी कितनी है तनख्वाह। तो वो बोला कि जी मीन्स जितने भी लोग हैं ये सारे लोग मेरे को इन सब से बचा के जो मिलता है वो तकरीबन मेरे को 1400 या 1500 रुपये मेरे को बच जाता है। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये क्या वजह है कि तीनों एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो इन तीनों की तनख्वाह में इतना डिफरेंस है, जबकि एक मज़दूर काम ज़्यादा कर रहा है, वो बेचारा मसाला भी काटता है, सर पे टोकरी भी लेके आता है, तो उसकी इनकम 400 रुपये है। और जो एक मिस्त्री है वो उसे थोड़ा सा कम काम कर रहा है, वो अपना पत्थर तोड़ रहा है, थोड़ा मसाला लगा रहा है, थोड़ा ड्रेसिंग कर रहा है, उसकी तनख्वाह 700 रुपये है। और जो एक सुपरवाइज़र है ये सबसे कम काम कर रहा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा और ये बैठा हुआ है, तो इसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा है 1400 रुपये। तो ये क्या। तो फिर मेरे एकदम से दिमाग में आया है कि जो अमूमन आता है कि जी बड़ी नाइंसाफ़ी है, मज़दूर को उसका हक़ नहीं मिलता, ये बात वो बात, तो इस तरीके की बात मेरे दिमाग में आने लगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक आदमी जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी इनकम है 400 रुपये। और फिर एक आदमी जो उससे थोड़ा सा कम काम कर रहा है, जो पत्थर तोड़ रहा है, थोड़ा मसाला को थोड़ा सा ड्रेसिंग कर रहा है, उसकी इनकम है 700 रुपये। और जो एक आदमी बिल्कुल बैठा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा है उनको और थोड़ा सा कुछ डायरेक्शन दे रहा है कि थोड़ा बीच बीच में बोल रहा है, कभी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसकी इनकम है 1400-1500 रुपये। तो ये क्या वजह है। तो उस वक्त मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कैसे है। लेकिन जब मैंने मैनेजमेंट की बुक पढ़ी तब मेरे को समझ में आया कि काम 2 प्रकार के होते हैं। एक काम होता है जिसमें हम अपनी शारीरिक तौर पर काम करते हैं और हम अपनी बॉडी को उसमें इंक्लूड करते हैं, और एक काम होता है माइंड के तौर पर जिसमें हम अपना दिमाग ऐड करते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरे को एक बात समझ में आ गई
कि हम मज़दूर की तरह थक कर और पसीना निकाल कर अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। हम अपनी इनकम कब बढ़ा सकते हैं? हम अपनी इनकम तब बढ़ा सकते हैं जब हम दिमागी तौर पर अपने माइंड के लेवल पर काम करने के आदी हो जाएं और मेंटली तौर पर हम शार्प हो जाएं। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़रा नोट करिएगा कि हम अपनी सोसाइटी में उन लोगों को नोट करें या तो जिनकी इनकम ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। हम उन लोगों को ज़रा नोट करें कि वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या दिमागी तौर पर शार्प है। हमारे माइंड का इंटेलेक्चुअल इतना शार्प होता है कि हम अपनी फैक्ट्री में 1500 से 2000 लोगों को काम पर रखते हैं और उनसे काम लेते हैं, जबकि हम खुद काम नहीं करते, हम उनसे काम लेते हैं। तो काम लेना भी एक काम है। और जब आप काम लेते हैं तो उन 2000 लोगों की मेहनत से आप अपनी इनकम बढ़ाने लग पड़ते हैं और धीरे धीरे होते होते आप अमीर होने लग पड़ते हैं। आप अमीर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप शारीरिक तौर पर आप काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी उसमें काम नहीं कर रही। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जहन को, अपने माइंड को उसमें ऐड करने लग पड़ते हैं। तो इस सारी इंटरेक्शन से एक रिज़ल्ट ये निकल कर के आया है, इसका नतीजा ये निकल कर के आया है कि जो लोग अपने शारीरिक तौर पर अपनी बॉडी से काम करते हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। ज़्यादा पैसा कौन कमा पाता है? जो अपने माइंड को, अपने जहन को अपने काम में ऐड करने लग पड़ता है। और जिस इंसान ने अपना माइंड को अपने काम में ऐड करना शुरू कर दिया, उसकी इनकम थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ा उसने और ऐड किया, उसकी इनकम थोड़ा और बढ़ गई। तो हमें एक बात पता लगे कि जिसका माइंड ज़्यादा शार्प होता है वो अपने दफ्तर में काम करेगा, बैठकर काम करेगा और एक अपनी अच्छी इनकम बना लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज का सवाल ये हो गया कि हमारे को हमारी इनकम कैसे बढ़ानी होती है। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया तो उससे एक सीधा सा फार्मूला ये निकल के आ गया कि जब हम अपने माइंड की सलाहियत को बेहतर करने लग पड़ते हैं और उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बेहतर करने लग पड़ते हैं तो हमारी इनकम बढ़ने लग जाती है। इनकम किन लोगों की ज़्यादा बढ़ती है? जो मेंटली तौर पर शार्प होते हैं, जिनका माइंड तेज चलता है और जिनकी मेंटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनकम उन लोगों की ज़्यादा बढ़ती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे लोग करते क्या हैं जिनका माइंड शार्प होता है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप हो गया। अब इन लोगों को साथ कैसे लेकर चलना है, इनको किस जगह तक साथ लेकर जाना है और इनको रिज़ल्ट क्या देना है, ये सारी चीज़ जिनका माइंड शार्प होता है वो लोग ये चीज़ करते हैं। और इनके इस क्वालिटी की वजह से और कैपेबिलिटी की वजह से इनके काम की कीमत बढ़ जाती है। और इसको अगर मैं लोकल भाषा में कहूँ तो जब तक हम महंगे बनेंगे नहीं तो तब तक हम महंगे बिकेंगे नहीं। तो लाइफ की मिस्ट्री क्या बनी, फाइनेंशियली ग्रोथ का रहस्य क्या हुआ कि महंगे बने। जब तक हम महंगे बनेंगे नहीं तब तक हम महंगे बिकेंगे नहीं। और अब यहाँ से टॉपिक एक दूसरे ट्रैक पर चलने लग पड़ा है और एक हम धीरे धीरे एक दूसरे जोन की तरफ निकल पड़े हैं। आज का सवाल हो गया कि हम कीमती कैसे बने। तो अगर हम कीमती बनना चाहते हैं तो फिर हमें ये 4-5 क्वालिटियाँ होनी चाहिए जो मैं अभी आपको साथ शेयर करूँगा। कीमती लोगों की नंबर 1 क्वालिटी कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज़िम्मेदारी एक क्वालिटी है जो बहुत सारे लोगों में नहीं मिलती, इसी वजह से वो सस्ते मिल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास कि दिहाड़ी वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दिहाड़ी वाले लोग
मज़दूर, प्लम्बर, पलदार, चौकीदार, घरों में काम करने वाले, ठेले पे काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन और बोझा ढोने वाले, इन सब लोगों की तादाद आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेगी। और यहीं पर डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल काम करता है कि जहाँ पर लोगों की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ पर ऑटोमेटिक उनकी कीमत सस्ती हो जाएगी। अच्छा, तो एक बार हुआ क्या कि मेरी मैसूर में पोस्टिंग थी और मैं वहाँ से आउट पास गया था। वहाँ से बेंगलोर में आया मैं आउट पास, तो वहाँ पर फिर मेरे एक फ्रेंड मिल गए, दोस्त मिल गए मेरे को। तो वो मेरे को लेके गए, एक होटल में लेके गए, कोई पार्टी थी। तो उस होटल में हुआ क्या कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर लगभग 15 से 20 टेबल लगी हुई थी और हर टेबल पर एक वेटर था, जिसके अंडर एक टेबल आती थी जहाँ पर वो अपना खाना दे रहा होता है। और जिस तरह से उस एक वेटर के अंडर एक टेबल होती थी जहाँ पर उसकी जवाबदारी होती थी खाना सर्व करने की, इसी तरह उन जो सारी टेबलों की जिम्मेवारी थी उनके ऊपर 2 मैनेजर थे और उन 2 मैनेजर के ऊपर भी एक हेड था जो कि उस होटल का मालिक था। और उस होटल के मालिक के पास उस पूरे होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इससे मेरे को एक बात समझ में आई कि उस होटल का मालिक के पास वो पूरा होटल उसके अंडर क्यों था। एक ही कारण था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो होटल का मालिक कहलाता है। और अब इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि कोई इंसान जितना ज़्यादा जिम्मेदार होता है उतना ही वो लाइफ में तरक्की करता है। और इसके अपोजिट ठीक उल्टा, जो इंसान जितना गैर जिम्मेदार होगा वो उतना ही नाकाम हो जाएगा। और अभी तक हमने बात करी ज़िम्मेदार इंसान की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब हम थोड़ा सा गैर जिम्मेदार इंसान को देख लेते हैं। गैर जिम्मेदार इंसान किस तरीके का होता है, उसकी क्या निशानियाँ होती है। जैसे कि वो बोलता है मेरे तो हालात ठीक नहीं थे, या मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरे तो टीचर ठीक नहीं थे, सरकार ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, कहाँ लेके जाएंगे इतने पैसे को। इस तरीके की बातें एक गैर जिम्मेदार इंसान करता है। और ये सारी बातें उस इंसान को एक फेलियर इंसान बना देती है। और वहीं पर एक ज़िम्मेदार इंसान बोलेगा जो कुछ था वो था, लेकिन मैंने इन सब के होने के बावजूद भी ग्रो करके दिखा दिया। और कोई इंसान मुश्किल हालात में भी अगर ग्रो करके दिखा देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, इसका मतलब उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसका मतलब उसको प्यार मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करता है। अब आते हैं कीमती लोगों की दूसरी क्वालिटी पर। कीमती लोगों में दूसरी क्वालिटी होती है कि वो कमिटेड होते हैं। अब कमिटमेंट का मतलब क्या है थोड़ा हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने काम को इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने काम को इम्पोर्टेंट समझते हुए उस काम के साथ कमिटमेंट दिखाते हैं और उस काम को सही टाइम पर और सही तरीके से फिनिश करते हैं। कमिटमेंट का ये मतलब होता है कि काम की परवाह करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने काम के साथ कमिटेड नहीं होते हैं। उनकी बातें कुछ इस तरह की होते हैं, यार कोई नहीं जी, काम ही तो है, ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके की कुछ उनकी बातें होती हैं। और इस तरह से वो अपने काम की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड सिचुएशन। एंड बॉस, जब कोई अपने काम में गुंजाइश का गैप रख लेता है ना, तो एक बात श्योर है कि वो बंदा कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड बॉस, जब कोई अपने काम में गुंजाइश का गैप रख लेता है ना, तो एक बात बिल्कुल श्योर है कि वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं करता। कमिटमेंट का मतलब है हम किसी काम से एक बार जुड़ गए हैं तो फिर अब ये मेरा काम है, अब मैं इसको जब तक फिनिश नहीं कर लूँगा तब तक मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। और फेलियर लोगों में ये कमिटमेंट वाली क्वालिटी नहीं होती, वो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और हार जाते हैं।
और वहीं पर जो लोग कमिटेड होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कमिटेड होते हैं। और कमिटमेंट क्या करता है? उस पर्सन को उस काम के साथ अटैच रखता है कि नहीं, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैंने कहीं पहुंचना है। तो कमिटमेंट जी। अब आते हैं कीमती लोगों की तीसरी क्वालिटी पर। अब कीमती लोग की तीसरी क्वालिटी कि वो डेली के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कीमती लोग चाहे अपने आप को 1% डेली इम्प्रूव करें, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आसान कर दूँ तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। और ये इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा कंपटीशन फिर हमारे साथ ही होता है और हमारी रेस हमारे खुद के साथ होती है और हम फिर अपने आप को ही बीट कर रहे होते हैं। और ये हर दिन की बुनियाद पर थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहनी चाहिए। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल बेहतर होते जाते हैं। हम आम हैं तो लायक हो जाते हैं, लायक है तो और बेहतर लायक हो जाते हैं। और ईमान वाला वो इंसान है जो अपने आप को पहले से बेहतर करने का आदी है। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें इम्प्रूवमेंट क्या करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, हमें अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। हमें सीखने की आदत नहीं होती, हम सीखने को आदी नहीं होते, हम लर्निंग को अप्रिशिएट नहीं करते। हमें अगर कोई नई बात पता लगती है तो हम उसका वेलकम नहीं करते हैं और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पता लग गया कि हमें अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है। अब इम्प्रूवमेंट का दूसरा पॉइंट कि हमें अपनी अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना होता है। जब हम अपनी नेगेटिविटी को कम करते हैं तो हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो हम नेगेटिविटी को कम कर दें या फिर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा दें। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने से भी नेगेटिविटी कम होती है। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट के तीसरे पॉइंट पर। पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम खोलेंगे तो कम से कम भी 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या करना होता है? अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना होता है, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलपमेंट कर। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कीमती लोगों की चौथी क्वालिटी पे कि जितने भी कीमती लोग होते हैं वो सोशल जीनियस होते हैं। अब सोशल जीनियस का मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। इसको अगर लोकल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो इसको बोलते हैं कि लगा के खाने वाला इंसान। लगा के खाने वाला इंसान कौन होता है? आपने कभी सुना भी होगा कि वो बंदा तो ऐसा है किसी के साथ लगा के ही नहीं खा सकता। लगा के खाने का मतलब होता है किसी को साथ लेके चल सकना। जब हम किसी को साथ लेके चलना सीखते हैं ना तो फिर हम दूसरों के साथ चलने के आदी हो जाते हैं। और जब हम किसी को साथ लेके चल सकते हैं ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर हम बर्दाश्त भी करते हैं, हम उनकी गलतफहमियों को दूर भी करते हैं, हम उनसे लर्न भी करते हैं और उन्हें सिखाते भी हैं। और उनके लिए फिर अपने पॉकेट का बटन खुला भी रखते हैं कि जी कोई मैटर नहीं है। मेरा एक उस्ताद था जब मैं जॉब करता था, तो एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात बोलता था। वो क्या बोलता था? जब भी हम उसके पास जाते थे ना तो वो बोलते थे यार कुछ खा लो, तो हम बोलते थे जी नहीं सर रहने दो। तो वो फिर बोलते थे कि यार देखो तुम मेरा कल्याण नहीं करोगे। तो हम बोलते थे सर कल्याण आपका कैसे कल्याण होगा इसमें? तो फिर वो बोलते कि यार देखो जिस इंसान का गेस्ट अगर कुछ खा लेता है ना तो फिर उसका संकट कम हो जाता है। तो फिर हम शर्मिंदा हो जाते थे और हम बोलते थे कि सर मंगवा ले, फिर इस तरह तो आपका संकट ही कम होता है। तो अपना दिल खुला रखें। तो इसी को बोलते हैं ला के खाने वाला। तो अब तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस करे कीमती लोगों के?
नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 2 कमिटेड होते हैं, नंबर 3 डेली के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, नंबर 4 सोशल जीनियस होते हैं। सोशल जीनियस दूसरों को साथ लेके चलने वाला और दूसरों को बर्दाश्त करने वाला इंसान ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा कि आपने देखा होगा कि जितने भी दिहाड़ी वाले लोग हैं वो चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। चिड़चिड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ला के नहीं खा सकते और उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हम किसी मालिक को ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो किसी सिस्टम का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो बर्दाश्त ज़्यादा करता है। बर्दाश्त क्यों करता है? क्योंकि उसका हौसला ज़्यादा होता है, उसमें बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा होती है। ताकत ज़्यादा क्यों होती है? इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है क्योंकि उसको पता होता है यार ये सब लोग हैं तो मैं हूँ, और ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि यार ये जो दुनिया है वो इंसानों की दुनिया है, कोई एलियन की नहीं है। तो इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, तो अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों को साथ लेके चलना होता है, और इसी का नाम लीडरशिप है। जो एक अच्छे इंसान को और बुरे इंसान को साथ लेकर चलता है और किसी मंजिल तक पहुंचता है, इसी को बोलते हैं लीडरशिप। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं कीमती लोगों की 5वीं क्वालिटी पर। कीमती लोगों की 5वीं क्वालिटी, याद रखिएगा, कीमती लोग वो होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता होता है। अब वर्थ का मतलब क्या होता है? वर्थ का मतलब यहाँ पर कैपेसिटी से होता है, कि लोकल भाषा में बोलूँ तो उसको अपनी औकात का पता होता है। अगर आपको अपना भाव पता लग जाता है ना, अपना आप वज़न कर लेते हैं या अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, तो फिर आप अपने आप को बेहतर करने लग पड़ते हैं, आप अपने आप को ग्रो करने लग पड़ते हैं। और जिसको अपनी वर्थ नहीं ना पता, फिर वो सस्ता बिक जाता है। कीमती लोगों को अपनी वर्थ, अपना पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे से पता होता है, और स्पेशली बोलूँ तो उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। और जब कीमती लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है तो फिर अपने वो स्ट्रेंथ पर काम करने लग पड़ते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करने पर लग जाते हैं। अब स्ट्रेंथ एरिया क्या होता है, जानना चाहते हैं आप? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जस्ट टाइप आई वांट। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ एरिया का मतलब है, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, आपका बातचीत करने की सलाहियत बहुत अच्छी हो, तो ये क्या है? ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। हो सकता है आप में शिष्टाचार बड़ा अच्छा हो, ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। हो सकता है आप खातिरदारी अच्छा करते हो, ये क्या है? ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। हो सकता है आप में समझने की कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त हो, ये क्या है? ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो, ये क्या है? ये क्या हो गया? ये आपका स्ट्रेंथ एरिया हो गया। और जब किसी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ एरिया का पता लग जाता है ना, तो मेरे दोस्त ये बात याद रखना कि उस स्ट्रेंथ एरिया ने कन्वर्ट होना होता है फ्रूट में, और उसी ने आपकी सही कीमत लगानी होती है। तो ये थी कीमती लोगों की 5 क्वालिटियाँ। तो ये जो 5 क्वालिटियाँ मैंने आपके साथ शेयर की है, इनको अपने सामने ज़रूर रखें। तो राइट और रॉन्ग जी, तो अगर हमने अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया ना, तो फिर बॉस वो हम मशीन के किसी पुर्जे के बीच में फिट आ जाएंगे, फिर चाहे वो सुपरवाइज़र का लेवल हो, चाहे मिस्त्री का लेवल हो, चाहे मज़दूर का लेवल हो। और अगर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं तो फिर आप सुपरवाइज़र, मिस्त्री, मज़दूर बनने की बजाय आप बिजनेसमैन बनते हैं और आप एक बड़े इंसान बनते हैं, और फिर आपका भाव ज़्यादा लगता है और आपकी कीमत बड़ी लगती है। तो बॉस, इसीलिए ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि हम सस्ते हैं तो सस्ते बिक रहे हैं, और अगर हम अपने आप को महंगा बेचना चाहते हैं तो पहले हम महंगे बने
ताकि कोई हमारे को महंगा खरीदे। दुनिया का ऐसा नासमझ नहीं है जो सस्ती चीज़ को महंगा ले ले। अगर लेता है तो फिर हम बोलते हैं यार कैसा बेवकूफ़ है, कूड़े को सोने का भाव ले लिया। राइट और रॉन्ग जी? तो कोई बंदा नहीं खरीदता। इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि कभी भी आपने देखा हो कि कोई इंसान गया हो सीमेंट की दुकान पे और उसने बोला हो कि जी सीमेंट कितने रुपए तोड़ा दी? देखा है? नहीं देखा ना। या फिर हम कभी किसी सुनार की दुकान पे गए हों और हमने बोला हो कि जी कितने रुपए किलो है? किलो तो दूर की बात है, हम वहाँ पे पूछते हैं तोला कितने का दिया, मासा कितने का दिया। तो ऐसे ही है ना जी कीमत। कीमती चीज़ चाहे थोड़ी सी हो लेकिन महंगी होती है। यस और नो? अगर मेरी बात अभी तक आपको ठीक लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस यस यस। अगर गलत लग रही है तो भी लिखिए नो नो नो, बट लिखिए ज़रूर। तो वापस बैक आते हैं। और जो चीज़ महंगी नहीं होती वो साफ और सीधे तौर पर चाहे कितनी भी ज़्यादा हो वो सस्ती होती है। जैसे पदाड़ी का ट्रक, तूड़े का ट्रक। अब आई डोंट नो कि आप कहाँ से हैं, पदाड़ी और तूड़ा समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ पर जो सरसों का निकालते हैं वेस्टेज और जो गेहूँ का कट के निकलता है उसको तूड़ा बोलते हैं। मैं आई डोंट नो आप कहाँ से हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा पॉइंट कैच किया होगा। तो पदाड़ी का तूड़े का ट्रक कितने का होगा? 5,000 का, 10,000 का, ऐसे ही है ना जी। और अगर इतना सा सोना लेना हो तो लाखों में कीमत होती है उसकी। तो इतनी सी चीज़ लाखों में कब होती है? जब वो कीमती होती है। तो अगर हम अपने एक दिन की कीमत निकाल ले तो हमारे को पता लग जाएगा हम कितने महंगे हैं। और अगर हम एक महीने की कीमत निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा कि हम कितने महंगे हैं। तो मेरे एक उस्ताद थे, वो बहुत बढ़िया बात बोलते थे कि दीपेश, अगर आपने अपनी इनकम बढ़ानी है ना तो इस तरीके से बढ़ानी है कि आपके फादर की एक महीने की कीमत आपकी एक दिन की कीमत होनी चाहिए। यस, आपने सही सुना। मैं पूरे होश में और जगह हुआ बोल रहा हूँ। और अगर हमारे एक दिन की कीमत अगर हमारे फादर की सैलरी के बराबर हो जाती है तो फिर समझ लेना कि आपने वाकई तरक्की की है। तो फिर आप पे वाकई क्लैपिंग बनती है। क्लियर जी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बापू भी सस्ते बिकते रहे क्योंकि वो सस्ते थे, और बेटा भी सस्ता बिकता रहा क्योंकि वो उसको भी अकल नहीं आई। सो मेरे को लगता है कि मैंने अपनी बात आपके सामने अच्छे से रखी है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है तो जस्ट टाइप वैल्यू। और ये सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ एक मैनेजमेंट की बुक के अकॉर्डिंग बताई है। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात आपके सामने अच्छे से रखी है एंड आपने मुझे इतने टाइम तक सुना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू हैप्पी इन योर लाइफ।